नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों। प्राचीन भारत के इतिहास जो कोर्स हमने शुरू किया हुआ है उसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ऐसा वादा मैंने आपसे किया हुआ है। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? अभी तक भैया हम जो 16 महाजनपद थे उसमें एंटर कर चुके हैं। जो मगध महाजनपद है ना, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और इस मगध महाजनपद की अगर मैं बात करूं, इस मगध महाजनपद में कितने टोटल वंश थे वो भी मैंने आपको बताया था। टोटल हर्यक वंश से शुरुआत होती है और उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके बाद ईरानी और यूनानी आक्रमण मैंने पढ़ा दिया। और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मौर्य वंश के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे चलेंगे। इस मौर्य वंश को हम दो भागों में पढ़ेंगे बच्चों, दो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्य वंश। सबसे पहले मौर्य वंश में 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र सम्राट अशोक। इन 3 शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, वो सब पढ़ना है। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ये वीडियो देख लेते हैं। इतने बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मिस मत कीजिएगा बच्चों। कई बच्चे इसके हार्ड कॉपी मांग रहे हैं। हमारी जो पीडीएफ है, क्लास नोट्स, ऑलरेडी श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और कई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होती है, इसकी हार्ड कॉपी मांग रहे हैं। तो हार्ड कॉपी इसकी आपको मिल जाएगी बच्चों। आपको 7888774245 हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपना एड्रेस भेज देंगे। तो जितने ये पेज है ना, अगर आप घर पे आसपास प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो 300-400 रुपये लग जाएंगे। ये मात्र आपको 200 में दिया जाएगा। मात्र 200 में कंप्लीट प्राचीन भारत के नोट्स हार्ड कॉपी आपके घर पे 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी। हमारे प्रयागराज सेंटर से 3 से 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। जो बच्चे आसपास के हैं वो हमारे सेंटर में आकर ले सकते हैं। प्रयागराज में सेंटर है हमारा, सलोरी शुक्ला मार्केट। प्रयागराज में हमारा सेंटर है, सलोरी शुक्ला मार्केट। ये हमारे ऑफिस में आके डायरेक्ट वो ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। मात्र फीस जो है वो 200 का अमाउंट लगेगा और 25 पार्सल चार्ज प्लस 25 पार्सल चार्ज आपके घर 3 से 4 दिन में ये नोट्स पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कंप्लीट जीएस के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो चुके हैं, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो चुकी है, वो आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, देखिए जब नंद वंश आप पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। नंद वंश जब आप पढ़ रहे थे, आखिरी शासक कौन था? घनानंद। जब आखिरी शासक गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर इलाके पर आक्रमण हुआ सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ पश्चिमोत्तर इलाके पर, वो सफल भी हो गया। वहीं कौटिल्य, चाणक्य जिन्हें कहा गया है, विष्णुगुप्त कहा गया है, उन्होंने घनानंद को कहा तुम भैया इतने बड़े साम्राज्य के शासक हो, क्या कर रहे हो, तुरंत सिकंदर को रोको। लेकिन घनानंद ने, जो नंद वंश का आखिरी शासक था, इसने कौटिल्य या चाणक्य की इंसल्ट कर दी। उसी इंसल्ट का बदला लिया इन्होंने अपने शिष्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद के विरुद्ध लगा दिया और घनानंद का वध करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और एक नए वंश की शुरुआत हो गई, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ही किस वंश के संस्थापक हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। गद्दी पर कब बैठते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन एक क्रम बना रहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारी चीजें हैं क्रम वाइज आपको याद रहे, फिर आप नोट कर सकते हैं। 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल रहता है। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। देख लीजिए, मगध जब शुरुआत हुआ था, राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी ग्रीवरज थी, या इसे राजगीर भी कहते हैं, राजगृह भी कहते हैं। बिहार में क्षेत्र पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोग, नए नए शासक आए, किसी ने वैशाली राजधानी बनाई, किसी ने पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। देखिए, गौर से देखिए इस मैप को। नंद वंश के टाइम पीरियड पर तो साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य
कि पावर बढ़ती गई, समय बीतता गया और अंत में ये साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, अंत में साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब इस दुनिया से गए ना, तो अपने बेटे के लिए इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने तो कुछ खास किया नहीं, बिंदुसार जिनका नाम था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने ऐसा काम किया कि मेजोरिटी सिलेबस हमारा मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक के ही इर्द गिर्द घूमता है। देखिए वो पढ़ेंगे हम इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत आनंद आने वाला है। इफेक्टिव पढ़ाई और अच्छी तब हो सकती है अगर ये नोट्स आपके सामने हो, रिवाइज करते रहे फटाफट। चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं उनका नाम है चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा गया है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासक, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, इनकी हत्या करवा दी। और मात्र 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गए थे, राजा बन गए थे, मात्र 25 वर्ष की आयु में। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग साहित्य में, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथ में कुछ और बताया गया, इनके कुछ और नाम बताए गए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं ना, इसमें यह बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये क्षत्रिय थे। 4 वर्ण आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता मैंने पढ़ाया था, 4 वर्णों के बारे में पढ़ाया था। पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो ग्रंथ है, इनसे पता लगता है कि ये क्षत्रिय थे। लेकिन विशाख दत्त साहब की एक रचना है, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। ये नोट्स जो है, जितनी भी चीजें हैं ना, सब एग्जाम में पूछी गई हैं, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। इसमें अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये निम्न कुल के थे, या ये शूद्र थे, या ये शूद्र थे, या वैश्य थे, दोनों में से कोई एक थे, ऐसा बताया गया है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। ठीक है। और इसके अलावा एक यूनानी लेखक हुए हैं प्लूटार्क, ये नाम याद रखिएगा, प्लूटार्क। इन्होंने बताया अपनी किताब में कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, इनके पास 6 लाख की सेना थी, इनकी सेना में 6 लाख लोग थे, और इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था, पूरे अपने आसपास के जो क्षेत्र थे सबको जीत डाला था। ये एक यूनानी लेखक प्लूटार्क ने कहा है, यूनानी लेखक प्लूटार्क ने कहा है ऐसा। अब इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ और नामों से भी जाना गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ और नामों से भी जाना गया है इतिहास में। जैसे देखिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस ये नाम भी चंद्रगुप्त मौर्य का है, एंड्रोकोटस ये नाम भी चंद्रगुप्त मौर्य का है। एग्जाम में पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस किसने कहा था, तो ये एक यूनानी लेखक थे जिनका नाम था जस्टिन। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी किताब में सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि एपियन और प्लूटार्क इन दोनों ने अपनी किताब में एंड्रोकोटस कहा है। अभी मैंने प्लूटार्क की चर्चा की नहीं, प्लूटार्क ने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, लेकिन वहां चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं लिखा उन्होंने एंड्रोकोटस नाम लिखा था अपनी उस पुस्तक में। अब एंड्रोकोटस कौन है, कई वर्षों तक तो पता ही नहीं लगा ये कौन से शख्स हैं, लेकिन पहली बार विलियम जोन्स साहब ने यह बताया कि भैया सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। विलियम जोन्स ने क्या बताया? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम है। जस्टिन ने बताया सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, एपियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस बताया चंद्रगुप्त मौर्य को। अब थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए
अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपने यूनानी आक्रमण पढ़ा था, सिकंदर के बारे में पढ़ा था। सिकंदर की जब सेना ने व्यास नदी को लांघने से मना कर दिया तो सिकंदर हार कर वापस तो चला गया, लेकिन जो जीता हुआ क्षेत्र था, भारत के पश्चिमोत्तर वाले इलाके जो जीत चुका था, वो किसको देके गया था? अपने सेनापतियों को देके गया था। और सबसे महत्वपूर्ण सेनापति कौन सा था? मैंने बताया था, सेल्यूकस निकेटर। तो ये वही सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से भी हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। और यह समय कब का है? 305 ईसा पूर्व का समय है भैया, ये ईसा पूर्व है, बीसी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेनापति हैं, बहुत महान सेनापति, बहुत महत्वपूर्ण सेनापति सिकंदर के, अलेक्जेंडर के। तो इनमें युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर हार गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य और ये सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि होती है। संधि क्या होती है भैया? वैवाहिक संबंध बना लिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। देखा, चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान शासक हैं, तो इंप्रेस होकर अपनी बेटी की शादी कर दी और दहेज में 4 क्षेत्र दे दिए। तो वो 4 क्षेत्र दहेज में कौन कौन से दिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र सिकंदर ने जीते थे और गिफ्ट किए थे सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। संधि होती है, वैवाहिक संबंध होता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर कितने हाथी देते हैं? 500 हाथी भेंट दे देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र दहेज में देते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो याद करिए आप। हेरात, जिसे यूनानियों ने एरिया कहा है। कांधार, जिसे यूनानियों ने अराकोसिया कहा है। मकरान, जिसे यूनानियों ने जेड्रोसिया कहा है। काबुल, जिसे यूनानियों ने पेरिप्लिसिडाई कहा है। ये आपको 4 क्षेत्र याद रखने हैं जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया सेल्यूकस निकेटर को? 500 हाथी दिए। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? अपनी बेटी दे दी। ये सब याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। तो ये देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है। अब सेल्यूकस निकेटर बन तो गया था राजा, राजा ही तो था, क्योंकि सारा क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर वाला मुख्य तौर पर जो क्षेत्र है वो सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को दिए, तो वहां पर राजा था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक एम्बेसडर या राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम भी आपको याद रखना है, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उस राजदूत का नाम अगर कोई बता सकता है तो बता दे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज नाम है ये, मेगास्थनीज। ये इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि इन्होंने, इन साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिका की रचना किसके द्वारा हुई है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे भैया? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए राजदूत थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट जरूरी हैं। ये क्लास नोट जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आपकी हेल्प करने के पर्पज से दिए जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 पेज हैं लगभग इसमें, इस नोट्स में 100 पेज से ज्यादा ही होंगे, 250-300 पेज हैं ऐसे से। और ये नोट्स आपको मात्र 200 में मिल रहे हैं। आप 300-400 रुपए का आपको अमाउंट लगेगा इसको प्रिंट आउट निकलवाने में। हार्ड कॉपी आपके पास 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी। मात्र 200 का पेमेंट करना है और 25 आपको पार्सल चार्ज लगेगा। भारतीय डाक के द्वारा 3 से 4 दिन में आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। मैंने आपको नंबर बता ही दिया, 7888774245। इस पर आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दीजिए पोस्टल कोड के साथ, पिन कोड के साथ।
पूरा एड्रेस और इसके अलावा पेमेंट का रिसिप्ट भेज दीजिए। आपके यहाँ 3 से 4 दिन में पहुंच जाएंगे नोट्स। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमने तो ये एंड्रोकोटस इनके नाम है बता ही दिया आपको। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो पूरा साम्राज्य है ना कितना फैल गया था, देख लीजिए। पश्चिमोत्तर इलाके में ये कांधार तक फैला हुआ था। यहाँ पर पहले ईरानियों ने भी आक्रमण किया था, तो इसलिए कई इतिहास कहते हैं कि ये ईरान ही है, पूरा ईरान साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ है। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो पश्चिमोत्तर इलाके में ईरान तक फैला हुआ है। वास्तव में ईरान तो नहीं है ये, लेकिन ईरानियों ने आक्रमण किया था, क्षेत्र जीते थे, तो इसलिए बोल दिया गया कि ईरान, कई इतिहासकार। और बंगाल तक भी विजय हासिल की है, बंगाल तक भी विजय हासिल की है, और दक्षिण में कर्नाटक तक विजय हासिल की है। इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया था। चंद्रगुप्त ने दक्षिण में भी विजय हासिल की है। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, एग्जाम पॉइंट में बहुत जरूरी है। उस समय किसी शासक के द्वारा दक्षिण में विजय हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो दक्षिण में विजय हासिल की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये कहां से हमें जानकारी मिलती है, तमिल भाषा में लिखे हुए तमिल ग्रंथ जो हैं उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। 2 तमिल ग्रंथ आप अभी याद कर लीजिए जिनसे ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय हासिल की थी, दक्षिण भारत में भी विजय हासिल की थी। याद कर लेंगे वो तमिल ग्रंथ कौन कौन से हैं, आहनानूर और मुरनानूर, आहनानूर और मुन्नानूर, याद हो जाएगा, आहनानूर और मुरनानूर, ठीक है। और बंगाल तक भी विजय हासिल कर ली थी, कई अभिलेखों में ये जानकारी मिलती है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जबकि इनके पोते सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये दोनों फैक्ट अभी दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जबकि इनके पोते ग्रैंडसन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर लिया। जैन धर्म को स्वीकार कर लिया इन्होंने, किसके द्वारा, जैन मुनि भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की दीक्षा दी, जैन धर्म स्वीकार करवाया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम सांसें जानते कैसे ली, जैसे जैन धर्म में साधु संत होते हैं ना, भिक्षुक होते हैं, सांस रोक लेते हैं, वैसे ही इन्होंने श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के अंदर मैसूर में श्रवण बेलगोला, वहां जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य। ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये उतने महान शासक नहीं थे जितने इनके पिता थे और इनके पुत्र थे। इनके पिता भी बहुत महान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके पुत्र तो उनसे भी एक कदम आगे थे, सम्राट अशोक। इसी कारण से बिंदुसार को एक पिता का पुत्र कहा जाता है और एक पुत्र का पिता कहा जाता है। पिता का पुत्र क्यों कहा जा रहा है, पिता ज्यादा फेमस है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं ये। और इनको क्या कहा जाता है, सम्राट अशोक के पिता हैं ये। तो बिंदुसार इतिहास में और उस समय भी ज्यादा फेमस इसलिए थे कि भैया ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। जब समय बीतता गया, ये बुजुर्ग होते गए, जब सम्राट अशोक ताकतवर हो गए, तो सम्राट अशोक के ये पिता हैं, ऐसे ये कहलाए। और यूनानी लेखों में इन्हें अमित्रोचेटस कहा गया है, जिसका मतलब होता है अमित्रघात। वायु पुराण में इन्हें मद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमित्रोचेटस कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं बिंदुसार के बारे में, कि बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किसने इनको भेजा था। पहला नाम है डाइमेकस
डायमेकस को किसने भेजा था? सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस, एंटियोकस ने ही भेजा था डायमेकस को। और दूसरे विदेशी राजदूत आए थे डायोनिसिस, इनको मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने भेजा था, टालमी द्वितीय ने इनको भेजा था डायोनिसस को। ये जानकारी हमको कहां मिलती है? डायमेकस को सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ये बताया है हमें स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो की जो पुस्तक है उसमें ऐसा हमें जानकारी मिलती है। और डायोनिसस को मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने भेजा था, ये जानकारी हमको प्लिनी के द्वारा मिलती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भैया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का तो नाम सुना ही है आपने, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म में पढ़ा रहा था तो इनका बहुत जिक्र आया था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तो बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए 2 लोगों को भेजा था, अपने 2 बेटों को भेजा था। पहले बड़े बेटे को भेजा सुसीम को, वो असफल हो गए। फिर बड़े बेटे छोटे बेटे को भेजा सम्राट अशोक को, ये सफल हो गए। सुसीम असफल हो गए और ये अशोक सफल हो गए। वहीं से तो सम्राट अशोक चमक गए, एक सितारे की तरह वहीं से चमक गए सम्राट अशोक। तक्षशिला ये जो क्षेत्र था मगध साम्राज्य के ही अधीन आ गया था, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया था। तक्षशिला भी, पाकिस्तान वाला इलाका भी मगध साम्राज्य के अधीन आ गया था। वहां विद्रोह हुआ तो अपने बेटों को भेजा, सुसीम सफल नहीं हो पाए, अशोक सफल हो गए। बिंदुसार को पिता का पुत्र कहा जाता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कहा जाता है, और पुत्र का पिता कहा गया है, मतलब सम्राट अशोक के पिता कहा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चा। और देखिए, हम अब पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक, जिसका था इंतजार वो आ गए हैं। अगर आप पूरे इतिहास में बड़े बड़े राजाओं की लिस्ट बनाइए तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में सम्राट अशोक को जरूर लिखा जाएगा, टॉप 5 में सम्राट अशोक जरूर आएंगे। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहता है। इनका जो साम्राज्य था, इनका टाइम पीरियड 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार के बच्चों में गद्दी को लेकर संघर्ष होता है, जिसमें विजयी हासिल होते हैं सम्राट अशोक। इनका राज तिलक होता है 269 ईसा पूर्व में, इनका राज तिलक होता है। लेकिन राज तिलक से पहले कहां के ये सूबेदार थे या कहां के ये राज्यपाल थे? उज्जैन के एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पिता बिंदुसार ने इनको उज्जैन का राज्यपाल बनाया हुआ था, उज्जैन का राज्यपाल। देखिए भैया, ये 265 ईसा पूर्व के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जब सम्राट अशोक का टाइम पीरियड था। इतना बड़ा क्षेत्र है, ये कितना बड़ा क्षेत्र है, देख रहे हैं? इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया था सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पर। हालांकि इनको गिफ्ट में इनके दादाजी के द्वारा भी मिला था, लेकिन जो बचा कुचा क्षेत्र वो भी इन्होंने जीत लिया। ऐसे थे महान शख्स। भले जीता हुआ क्षेत्र आपको पुश्तैनी मिल जाए, लेकिन उसको संभालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब सम्राट अशोक को अलग अलग नामों से भी जाना गया है, एग्जाम में बहुत जरूरी है। जैसे बौद्ध ग्रंथों को अगर हम पढ़ें बच्चों, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ें, उसमें सम्राट अशोक को प्रियदर्शन कहा गया है, उसमें सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। कहां पे? बौद्ध ग्रंथ में। प्रियदर्शन प्रियदर्शी कहां पे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। और कई अभिलेखों में तो सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। वो अभिलेख आगे बताएंगे हम अगले वीडियो में, वो अभिलेख खुद सम्राट अशोक ने ही लिखवाए हैं। और कई जगह वर्धन भी नाम मिलता है इनका। वर्धन तो बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम फेमस है इनका प्रिय देवनाम प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी प्रियदर्शन ये बौद्ध ग्रंथों में मिला है, याद हो जाएगा। अभी सम्राट अशोक के नाम, अन्य नाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शन कहां से मिले हैं? बौद्ध ग्रंथों से। देवनाम प्रियदर्शी कहां से मिले हैं? कई अभिलेखों से, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सम्राट अशोक शिव भगवान के उपासक थे, ये किसने कहा है? ये कलहण साहब ने कहा है।
तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कलहण ने कहा सम्राट अशोक शिव के उपासक थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि कलहण की पुस्तक का क्या नाम है, कलहण की जो रचना है उसका क्या नाम है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। झेलम नदी को वितिस्ता नदी भी कहा गया है। तो कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया था सम्राट अशोक ने। ये वितिस्ता नदी नाम कहां से आया, वेदों से हमें ये जानकारी मिलती है कि झेलम का नाम वितिस्ता है। तो याद रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना करने वाले कौन है, सम्राट अशोक। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, यहां भी ये भी प्रश्न बन सकता है, झेलम। कैसे याद करेंगे, श्रीनगर में आतंकवादी घटनाएं हम क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो झेलम से याद कर लेंगे। ठीक है। कलिंग युद्ध तो भैया सम्राट अशोक के जीवन काल में इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा जीवन ही बदल दिया था सम्राट अशोक का। ये कलिंग युद्ध बंगाल साइड में जब आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, लाखों लोगों को जान से मार दिया गया था। तो जब ग्राउंड पे खड़े हुए थे, चारों तरफ लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, तो सम्राट अशोक का दिल पिघल गया, दिल परिवर्तन हो गया कि भैया मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं, क्या मैं खून बहाने आया हूं। तो उसके बाद तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धर्म की नीति अपनाई। यही पतन का कारण माना जाता है, कई इतिहासकारों के द्वारा यही पतन का कारण माना जाता है मौर्य वंश का। 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में तो गद्दी पर बैठे हैं साहब, और 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, लाखों लोग मारे गए। अभी सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे तो 14 बातें, जो बड़े बड़े अभिलेख है उसमें 14 लेख लिखवाए गए हैं। 13वां जो लेख है ना, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। कलिंग में एक हाथी गुफा अभिलेख है, बहुत महत्वपूर्ण है। खारवेल का नाम आया था, उसमें भी ये हाथी गुफा अभिलेख है। तो हाथी गुफा अभिलेख में बहुत समय की बातें लिखी हुई हैं, अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं सब यहाँ पर जानकारी हमें मिल जाती है। जब सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था, ऐसा हमें जानकारी मिलती है हाथी गुफा से कि उस समय बंगाल वाले साइड में नंदराज का आक्रमण, नंदराज का अधिकार था, ऐसा जानकारी मिलती है। तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, ये तो बहुत कम चांस है ये प्रश्न बनने का। तो 261 ईसा पूर्व आप याद कर सकते हैं। ठीक है। धर्म की नीति अपना ली, बौद्ध धर्म को अपना लिया इसी युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। हाथी गुफा से हमें बहुत जानकारी मिलती है। देखिए कलिंग युद्ध के बारे में और कलिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये सारी बातें 13वें शिलालेख में मिलती हैं। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख क्या है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिलालेख मतलब पत्थरों पर जो लेख लिखे हुए हैं, सम्राट अशोक ने लेख लिखवाए हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े पत्थर 8 जगह पाए गए हैं जहां पर 14 बातें लिखी हुई हैं। कितनी कितनी बातें, 14 लेख लिखे हुए हैं। ऐसे पत्थर कितनी जगह पाए गए हैं, 8 जगह पाए गए हैं, जिन्हें दीर्घ शिलालेख कहते हैं। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब पत्थर पर बना हुआ लेख, पत्थर पर लिखा हुआ लेख। तो इसमें जो 13वां लेख है ना, 13वां लेख, हर जगह जो 13वां लेख है उसमें कलिंग युद्ध की बात कही गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब 13, जैसे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख मतलब 14 जगह पत्थर पाए गए, नहीं, 8 जगह बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं जिसमें 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। ये सारे के सारे संदेश हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर हैं एक तरीके से सम्राट अशोक जो लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर क्यों आक्रमण किया, ये पिलनी साहब ने कहा है ना कि सम्राट अशोक ने व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से यहां पर आक्रमण किया।
लेकिन वही कौटिल्य साहब ने, चाणक्य साहब ने कहा ना 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 ना, ये आपका जो कलिंग था हाथियों के लिए बहुत फेमस था और उन्हीं हाथियों को प्राप्त करना चाहते थे सम्राट अशोक, और इस कारण से इन्होंने आक्रमण किया। ये कौटिल्य साहब या चाणक्य साहब ने कहां पर ये लिखा हुआ है? इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। इन्होंने ही लिखा हुआ है कि कलिंग में हाथियों के कारण, जो अच्छी क्वालिटी के जो हाथी पाए जाते हैं, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। याद हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय में परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अब ये जो इनके पास साम्राज्य है ना, अब ये और साम्राज्य नहीं बढ़ाते थे, अब ये विदेशों में अलग अलग जगह पर अपने प्रचारक भेजते थे। क्या भेजते थे? प्रचारक भेजते थे। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इवन अपने बेटे और बेटी को भी इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था। देखे, जैसे नेपाल में भेजा जाता था इनके द्वारा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान, यहां तक अपने इन्होंने प्रचारक भेजे थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। सम्राट अशोक ने नेपाल में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था जी। और सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पर तीसरी बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध सभा, 4 बौद्ध सभाएं मैंने आपको रटा दी हैं बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म जब मैं पढ़ा रहा था तब। तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा हुई थी। लेकिन होस्ट कौन करेगा? कोई राजा ही तो होस्ट करेगा। इतने साधु संत आएंगे, उनको खाना पीना, उनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा? कोई एक राजा ही कर सकता है। तो राजा उस समय कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, ये तीसरी बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। ये एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध साधु संत थे, वही अध्यक्षता करेंगे। ये बौद्ध सभाएं क्यों हो रही थी? बौद्ध सभाएं क्यों हो रही थी? हाँ, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है इसलिए बच्चों से पूछ रहे हैं। ये बौद्ध सभाएं इसलिए हो रही थी बच्चों, ताकि जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं हैं, उनको एक ग्रंथ में संकलित किया जाए, साहित्य में संकलित किया जाए। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष, गलत लिखा हुआ है, 10वें वर्ष वो बौद्ध गया की यात्रा पर गए। बौद्ध गया की यात्रा पर गए मतलब 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठे, तो 259 ईसा पूर्व के आसपास कहां पे गए? वो बौद्ध गया गए। बौद्ध गया कौन सा स्थान है, कोई बता सकता है? जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा गया है, ये कोई बता सकता है? कोई बताने वाला? क्या कहा गया है? संबोधि। ठीक है। जब अपने शासनकाल के 20वें वर्ष ना ये लुम्बिनी गए थे। आप सभी को कमेंट करके बताना है लुम्बिनी किस लिए फेमस है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है बौद्ध धर्म में, तो बहुत आसान है, इसलिए आपको कमेंट करके बताना है लुम्बिनी क्यों फेमस है। अब सम्राट अशोक की जब मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के मात्र 50 वर्षों के अंदर पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य ढह गया। पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इनके मृत्यु के जस्ट 50 वर्षों के बाद ही पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। और आखिरी शासक पूछे जाते हैं वो बृहदर थे। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहता है। तो अब सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद वाले वीडियो में सम्राट अशोक के अभिलेख मैप की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। जो इनके अभिलेख हैं वो 3 प्रकार के पाए गए हैं। शिलालेख, बड़े बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखा हुआ है। स्तंभ लेख, जो स्तंभ पर लेख लिखा हुआ है। गुहा लेख मतलब गुफाएं जो पाई गई हैं जिसमें लेख लिखे गए हैं। ये सारी 4 चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिखा है, वो सारी चीजें बताऊंगा अगले वीडियो में। ये क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चों।
ये अगर नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में, तब पीडीएफ के रूप में अगर आपको चाहिए तो 99 का पेमेंट करने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा। वहीं 200 का पेमेंट करने के बाद आपको इसका जो है हार्ड कॉपी मिल जाएगा, प्लस 25 पार्सल चार्ज। 3 से 4 दिन में ये आपके पास पार्सल पहुंच जाएगा। आपको करना क्या है, 7888774245 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और पेमेंट करने के बाद अपना ईमेल आईडी और इसके अलावा पूरा एड्रेस विद पिन कोड भेज दीजिए। आपके पास 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।